नमस्कार। बुकशेल्फ के इस ख़ास एपिसोड में आपका स्वागत है और आज हम बात करने जा रहे हैं कहानियों पर और ख़ासकर एक ऐसे युवा लेखिका हैं हमारे साथ इस वक्त जिनकी कहानियाँ बहुत चर्चित हैं और ख़ास तौर से अ, इनकी जो कहानियाँ हैं वो गाँवों से जुड़ी हुई हैं और गाँवों में किसानों से जुड़ी हुई और जो तमाम समस्याएँ हैं जो हमें आपको लगातार प्रभावित करती हैं, जो इस पूरी व्यवस्था को बेनकाब करती हैं। वो सिनीवाली शर्मा हमारे साथ हैं। सिनीवाली जी बहुत स्वागत है आपका। इनका पहला जो कहानी संग्रह आया था, हंस अकेला रोया, वो आपने शायद पढ़ा हो। अगर नहीं पढ़ा हो तो ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि उसकी जो तमाम कहानियाँ हैं, वो आपके अंदर बहुत गहराई तक महसूस होंगी। सिनीवाली जी बहुत स्वागत है आपका। और बहुत-बहुत अभी हाल में ही इनका एक उपन्यास हेती आया है और इससे पहले एक कहानी संग्रह और आया था। इन तमाम जो रचनाक्रम है ये सारा इनका, इस बारे में हम बात करेंगे सिनीवाली शर्मा से। सिनीवाली जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपको ये लिखने पढ़ने की जो ये आदत है, वो कहाँ से शुरू हुई और आप कैसे दिल्ली जैसे महानगर में गाँव के परिदृश्य से जुड़ी हुई तमाम कहानियाँ लोगों को दे रही हैं? अ, पहले तो मेरा नमस्कार। जी। शुरू से ही मेरी इच्छा रही थी कि मैं लेखक बनूँ और ये सपना मैंने अपने परिवार में ही देखा। मैंने अपने दादाजी को देखा कि जब से मैंने होश सँभाला कि वो लिखते हुए सुबह मैं उन्हें देखती थी। उनका एक अपना कमरा था। तो वहीं से मुझे लगा कि आखिर वो जो कोने में बैठते हैं, मतलब कोने की इधर दीवार के इधर देखकर वो क्या सोचते हैं। तो मुझे एक जिज्ञासा थी मेरे भीतर कि ऐसा क्या उधर दिखता होगा उस दीवार पर। या तो जैसे-जैसे बड़ी होती गई तो थोड़ी-थोड़ी समझ में आया और वो जो भी लिखते थे तो मुझे सुनाते थे। 5-6 साल की उम्र रही होगी लेकिन उनकी सारी रचना संस्कृत की भी मैं सुनती थी, समझती कुछ नहीं थी लेकिन सुनती सब थी। तो बीज वहीं से आया मेरे भीतर। हुँ, हुँ। और जैसे-जैसे मैं बड़ी होती गई तो घर में ही पिताजी हिंदी के प्रोफ़ेसर रहे हैं, डॉक्टर अंजनी कुमार राय। तो एक हिंदी की बहुत सारी किताबें, उपन्यास वगैरह था ही हुँ, और हुँ, बाबा का आचार्य श्री बालक राय जी, हुँ। उनका भी अपना एक अलग छोटा-सा लाइब्रेरी। तो उलट-पलट कर किताबें देखती सुनती थी और घर में हमेशा हिंदी साहित्य पर भी बात होती थी, संस्कृत साहित्य और हिंदी साहित्य। तो सुनकर जो माहौल मैंने पाया तो खिंचाव वहीं से मेरा शुरू हुआ। इच्छा थी कि मैं लेखिका बनूँ, लेकिन सिर्फ़ इच्छा से तो कुछ होता नहीं है। लेखक की जो एक बेचैनी होती है, वो उस वक़्त मेरे भीतर नहीं थी और ज़बरन नहीं मैं लिख सकती कि लिखना है तो लिख लो। वैसा मैं नहीं कर पाती, मुझसे नहीं होता। धीरे-धीरे पढ़ती गई, आगे चलती गई, कॉलेज मेरा हो गया, शादी भी हो गई और शादी के बाद ससुराल आई तो वहाँ का माहौल भी साहित्यिक माहौल था। लगभग सभी पत्रिकाएँ मेरे ससुराल में आती थीं। हुँ, हुँ। पिताजी भी लाते थे, मतलब वो तो प्रोफ़ेसर थे हिंदी के, तो उनकी ज़रूरत थी, लेकिन मेरे ससुराल में भी सभी पत्रिकाएँ आती थीं, तो मुझे जो समय मिलता था, मैं उन्हें पढ़ती थी। और वहाँ भी बहुत सारी किताबें हैं, मेरे ससुराल में एक छोटी-सी लाइब्रेरी वहाँ भी है। तो मेरी शादी तय करने का एक कारण ये भी था उस घर में कि बहुत किताबें हैं, हुँ, तुम हुँ, हुँ। पढ़ना। और पढ़ती थी, लेकिन एक बेचैनी जो थी वो लगातार जो बरसों से साथ चली आ रही थी कि मुझे लिखना है, वो बनी रही। यहाँ के माहौल ने मुझे सपोर्ट भी किया, ससुराल में भी सपोर्ट मिला और मायके में भी मिला। मेरी 2 बेटियाँ हो गईं इस बीच। छोटी बेटी करीब साल भर की रही होगी। उसी वक़्त हालाँकि मैं इस बात को कई बार दोहरा चुकी हूँ, तो हुँ। लेकिन ज़रूरत है तो यहाँ पे मुझे बताना ही हुँ, पड़ेगा हुँ, बिल्कुल। हमारे कि दर्शकों को बताइए। जी, जी, कि उसी वक़्त क्या हुआ कि बारिश का नहीं, कटने का मौसम था मार्च के करीब और खलिहान में बहुत सारी फसल थी रखी हुई और 3-4 दिन लगातार बारिश हो गई और सारा फसल सड़ गया। अनाज काला, मतलब अनाज नहीं, उसमें जो था बोझे में सब काला पड़ गया और किसान परेशान हो गए एकदम, क्योंकि साल भर का तो उनका वही था जो भी था, थोड़ा बहुत जो भी आता है। और ठीक यही दृश्य मैंने देखा था जब मैं 8वीं क्लास में थी। हुँ, तो उस वक़्त मैं कुछ साल गाँव में रही थी, कुछ साल स्कूल मेरा गाँव से हुआ था और इसके पहले मैं आरा में थी। तो उस वक़्त जब 8वीं में मैंने देखा तो मुझे लगा कि कुछ बहुत कचोट रहा है भीतर, लेकिन
समझ पूरी थी नहीं, तो उस वक्त तो लिख नहीं पाई। लेकिन जब ये रात आई तो उस रात मैं सो नहीं पाई। तब मुझे लगा कि शायद जो बेचैनी का मैं इंतज़ार कर रही थी, ये रात वही रात है। और मैंने छोटा सा ही लिखा किसान के ऊपर। और इसके पहले छिटपुट 1-2 कहानी लिखी, कहीं वैसा भेजा नहीं था कि छप जाए या बहुत जल्दी मैं लेखक बन जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं था मेरे भीतर। मेरे भीतर था कि जो आए वो पूरी तरह पक के आए। नेचुरली। हाँ, तो जल्दबाजी नहीं थी और वहीं से मैंने शुरू किया लिखना। जी। लेकिन अच्छा है कि कम से कम आपने जो भी लिखा उसका पूरा संदर्भ, उसको आपने जिया, महसूस किया, जी। तभी आपने लिखा। ऐसा नहीं कि जैसे आजकल कहानियाँ लिखी जाती हैं या फिर जिस तरह रचनाएं तमाम लोग लिख रहे हैं कि कुछ भी कभी भी कोई भी लिख देता। आप एक ऐसे माहौल से आई, साथ ही आपने गांव का पूरा परिदृश्य देखा, गरीबी को भी महसूस किया। बेशक आपके घर में वो स्थिति ना रही हो, लेकिन जो गरीब किसान हैं उनकी जो ज़िंदगी की जो तकलीफ़ें हैं उसको आपने महसूस किया और अपनी कहानी में लाने की कोशिश की। जाहिर सी बात है, शहर में आकर, दिल्ली जैसे शहर में आकर बार बार आपके दिमाग में वही गांव, वही किसान, वही सारे लोग होते थे जहाँ से आपकी कहानी आकार लेती थी या कहीं न कहीं वो संदर्भ होता था। लेकिन आपको इस शहर में आने के बाद क्या आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि जो एक मध्यवर्गीय जीवन है और कहीं न कहीं जो सत्ता का संघर्ष जो आम आदमी पर पड़ता है, उससे जो कहानियाँ उपजती हैं, वो भी हमें लोगों के बीच लानी चाहिए। और ज़ाहिर है आपने कोशिश की और आपने शायद अगले संग्रहों में उसका ज़िक्र भी किया होगा। आप हमें बताइए कि जो आपके तमाम संग्रह आए, एक-एक करके उन संग्रहों के बारे में और उन कहानियों के बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। जी। सबसे पहला संग्रह मेरा हंस अकेला रोया 2016 में आया। जी। और मेरी पहली कहानी उस पार लम्ही में 2015 में छपी थी। जब आया वो संग्रह तो मैं बिल्कुल नहीं थी। और इसके पहले हंस अकेला रोया कहानी परी कथा के। लेकिन हाँ, हंस अकेला रोया पे मैं बात करूँगा, जी। क्योंकि वो पूरी कहानी ऐसी है जो एक मृत्यु के बाद का जो एक पूरा परिदृश्य होता है और जिस तरह से उसको कैश किया जाता है, आपने उसको लाने की कोशिश की और जितने पाखंड हैं उससे जुड़े हुए, ज़ाहिर सी बात है कि आज के दौर में भी जब हम 21वीं शताब्दी की बात करते हैं और इतना विकसित देश और इसकी बात करते हैं, हम उन्हीं पाखंडों के बीच कम से कम गाँवों में तो जीते ही हैं। तो क्यों जीते हैं, ये आपने उसमें लाने की कोशिश की। तो हंस अकेला रोया के बारे में भी आप बता रही थी आगे, और इस संग्रह में और कौन-कौन सी कहानियाँ हैं, ये भी बताइए? इस संग्रह में उस पार एक कहानी है जो कि किसान के ऊपर ही है। जी। और इस कहानी के बारे में 2 औरतें बात कर रही थीं और मैं थोड़ी दूर बैठी थी, मैं सुन रही थी कि एक पिता हैं और बुज़ुर्ग बहुत भले इंसान। उन्होंने अपनी बेटी को, शादीशुदा बेटी है, अपने मायके आई है और बहू भी आई है दिल्ली से मायके ससुराल। और कुछ बात पे खटपट हुई है और पिता ने उस लड़की को, अपनी बेटी को घर से हाथ खींचते हुए निकाल दिया। तो जैसे मैंने सुना कि हाथ खींचते हुए निकाल दिया तो पहले लगा कि उस लड़की पे क्या बीती होगी और उस किसान पिता पर क्या बीती होगी, क्योंकि यहाँ निकालने का मुख्य कारण था गरीबी। तो वही अंदर ही अंदर मैं इस पर सोचती रही लगातार और ये कहानी बंद करने के लिए कि किस तरह से पिता मजबूर होते हैं। और वो लड़की सब देख रही है कि महसूस कर रही है, उसको निकाला जा रहा है घर से, वो निकलते हुए क्या महसूस कर रही है, सारा कुछ मैंने जब लिखा तो किसी ने मुझसे पूछा कि तुमने ऐसा कहाँ देखा? मैंने कहा मैंने देखा नहीं, मैंने सुना और महसूस किया कि उस लड़के और उस पिता की क्या स्थिति होगी, क्योंकि वो बहुत भले इंसान थे। ऐसा नहीं था कि लड़की को पसंद नहीं करते हैं जैसे आम परिवार में होता है, उस तरह के वो नहीं थे, क्योंकि मैं उन्हें जानती थी। तो ये कहानी लिखी गई और लम्ही में छपी और दूधनाथ जी का फ़ोन आया। मेरी पहली कहानी थी और उन्होंने मुझे पूछा कि तुम कहाँ से हो? तो मैंने बताया कि बिहार से हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ, खोइछा शब्द तुमने लिखा है, तो मुझे लगा था और बहुत खुश हुए थे पढ़कर वो। वो मड़वा-अड़वा का भी ज़िक्र है इसमें। हाँ, हाँ। जी, 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 जी। तो फिर हंस अकेला रोया कहानी ये छपी थी परी कथा के नवलेखन अंक में।
और कई बार अभी भी मैं किसी से मिलती हूँ तो कभी कभी लोग उसी कहानी से मुझे पहचानते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। नहीं, बेशक वो अच्छी कहानी है उस पर। जी लेकिन उसके अलावा जो दूसरा संग्रह है आपका, वो जी। कब आया और उसमें क्या कौन-कौन सी ऐसी खास कहानियाँ हैं? उस ये संग्रह आया 2021 में। दूसरा संग्रह क्या नाम है आपका? गुलाबी नदी की हाँ, मछलियाँ। गुलाबी नदी के मछलियाँ। मछलियाँ, जी, यस। ये 2021 में आया और ये कहानी में संग्रह भी चर्चित रहा, लोगों ने पसंद किया हुँ, बहुत। हुँ, इसमें गुलाबी नदी की मछलियाँ एक मुख्य कहानी है हुँ, और रहोंकंत होशियार पर्यावरण पर आधारित कहानी है। और गांव में अभी भी मतलब इस कहानी की चर्चा होती है, क्योंकि जो मुख्य पात्र हैं इस कहानी के पेजों का उनका परिवार है। और जब उन्होंने जाना कि कहानी प्रकाशित हुई है उनके परिवार ने, तो आए थे मिलने हमारे दरवाजे पर और उनकी आंखों में आंसू भरा हुआ था। हुँ, उनका पोता होगा मेरे हिसाब से। अच्छा। गांव के कई लोगों ने इस कहानी को पढ़ा, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कहानी तो अपनी जगह है, लेकिन ईंट भट्ठा की संख्या गांव में बढ़ गई। हुँ, ये संघर्ष मेरे पिता का संघर्ष था और मैंने शुरू से देखा था उनको कि किस तरह से वो अकेले पूरे गांव में अकेले प्रयास करते रहे कि गांव में ईंट भट्ठा ना खुले। वो जो सीमा है गांव से बाहर वहाँ खुले, लेकिन गांव में ना खुले। लेकिन लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन सफल नहीं हो पाए। और अब तो खैर कई सारा ईंट भट्ठा गाँव में है और बहुत सारी परेशानियाँ गाँव में आने लगी हैं। हुँ, और कर्तव्य बायस कहानी है। कर्तव्य बायस का मतलब होता है कौओं का खेल। हुँ, इस कहानी में गांव में चुनाव हो रहा है और किस तरीके से एक एक लोग अपनी सहमति से बिकते हैं। हुँ, हुँ, छोटा छोटा प्रलोभन है, किसी को चापाकल दे दिया गया, किसी को कुछ दे दिया गया और किस तरह शराब बांटा गया। सब कुछ बहुत कुछ मेरा देखा सुना था हुँ। माहौल। तो ये कहानी मैंने लिखी और हिंदी अकादमी से इसमें नाटक हाँ, भी हुआ। जी। आपको एक पुरस्कार भी मिला है शायद, इस संग्रह पे मिला या पहले वाले संग्रह पे मिला? नहीं सर, इस पे अभी तक नहीं मिला अच्छा, कुछ भी। अच्छा। हेती को मिला, हाँ, हेती। हेती को मिला, कई मिला। इस संग्रह पर अभी तक तो नहीं मिला। अच्छा, अच्छा। जी अच्छा, ये बताइए, अब हम आते हैं कुछ जनरल सवालों पर। जी हिंदी साहित्य में कहानियों को लेके बहुत सारी चर्चाएँ भी होती हैं और हर रोज़ एक आप तमाम कहानीकारों के बीच में बैठती भी हैं, हर रोज़ नई-नई कहानियाँ सुनाई जाती हैं, उसमें चीर-फाड़ होती है उसकी, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। क्या आपको लगता है कि किसी भी लेखिका या किसी भी कहानीकार की कहानी पर दूसरा व्यक्ति या दूसरे कोई भी श्रोता, वो उसको सुधार करने की अनुमति मिलनी चाहिए? अगर आपने कोई कहानी अपने हिसाब से लिखी, अपना आपकी सोच जहाँ पे है, आप उस चीज़ को महसूस करती हैं, उसको कोई तीसरा व्यक्ति आके कहे कि नहीं इसमें ये नहीं, ये होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा, इसका अंत ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए। आपको क्या लगता है ये कहाँ तक सही है? कहानी तो पहले अकेले जब एक लेखक एकांत में होता है, कहानी वहीं जन्म लेती हुँ, है। वो देखता समाज को ज़रूर है, लेकिन जन्म देने के लिए उसको एकांत चाहिए कहानी, और कहानी लिखी जाती है। और लिखने प्रकाशित होने से पहले कहानी जब लेखक के बीच या मित्रों के बीच जाती है, उस पर बातचीत होती है, तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारा ऐसा भी सुझाव मिलता है कि लेखक को लगता है कि अरे इस तरह से मैंने नहीं देखा था चीज़ों को, तो मैं और बेहतर इस पे काम कर सकती हूँ। कई बार बहुत बेहतर सुझाव मिलता है और कई बार उस तरह का सुझाव नहीं मिल पाता। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो प्रकाशित होने से पहले मित्रों तक जाती है या जो भी हैं पढ़ने वाले, समझने वाले, तो कहानी और बेहतर होकर बाहर आती है। हुँ। जी। आपने बहुत सारे चर्चित लेखिकाओं की कहानियाँ पढ़ी होंगी, पढ़ ही रही हैं और उनसे अक्सर मिलती हैं, ममता जी से या फिर मैत्रेयी जी से, बहुत सारी कहानीकार हैं, जिन्होंने बहुत देर से लिखना शुरू किया। आपने तो चलिए ये था कि आपके अंदर एक ऐसा संस्कार था, जो कि आपको एक बतौर कहानीकार विकसित करने में उसने मदद की। लेकिन कुछ लोग ऐसे उससे आते हैं बैकग्राउंड से, जिसमें लिखना पढ़ना जैसी कोई चीज़ होती नहीं। मैत्रेयी पुष्पा उसके उदाहरण हैं। बुंदेलखंड के एक गाँव से आई हैं। उनके घर में लिखने पढ़ने का कोई ना तो माहौल था, सिर्फ़ उनकी दृष्टि थी उनके पास कि उन्होंने बहुत गहराई से चीज़ों को देखा, महसूस किया
और कहीं ना कहीं वो उनकी मेमोरी में रही। बेशक बच्चे जब बड़े हुए और उनको ऐसा लगा कि भाई उनकी भी जो अभिव्यक्ति है किसी न किसी रूप में आनी चाहिए, तो दिल्ली में आकर के उन्होंने अपने आप को 40-45 साल के बाद विकसित किया और एक बड़ी कहानीकार बन के उभर गई। जी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। क्या आपको लगता है कि हर व्यक्ति के अंदर स्मृतियों में इतनी सारी चीज़ें होती हैं जिसको या तो वो कविता या तो कहानी या किसी भी ऐसे अभिव्यक्ति के माध्यम के ज़रिए वो चाहे तो ला सकता है, लेकिन जो भाषा और शैली या जो उसकी बुनावट होती है उसमें उसको दिक्कत होती है, कई बार ऐसा वो नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में आजकल जो नए जो प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, ज़रिया आ गया है, जहाँ बिना संपादन के कोई भी चीज़ कहीं से भी कोई भी लिख देता है, ऐसे में आप नए रचनाकारों को क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से उनको? देखिए, सबसे पहले तो अगर लेखन की बेचैनी है और देखने की दृष्टि है, तो बिल्कुल वो लिख सकते हैं, क्योंकि हर मनुष्य के भीतर संवेदना है। वो एक ही घटना घटी और अलग-अलग तरह से लोग उस पे सोचते हैं, अपने भीतर भी सोचते हैं, बात भी करते हैं, नज़रिया उनका अलग होता है। और जब घटनाएँ उनके भीतर पकती हैं, तो वो अलग-अलग विधाओं में बाहर आती हैं। हाँ, ये है कि शुरुआत में थोड़ा कच्चा-पक्का तो सबका आता है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है कि अगर लेखक नया हो और बहुत जल्दबाजी में हो, तो दुर्घटना यहीं पे घट जाती है कि वो जल्दी-जल्दी प्रकाशित हो रहे हैं और बहुत सारी तारीफ़ भी हो रही है। कई बार आपकी रचना वैसी नहीं है लेकिन तारीफ़ बहुत ज़्यादा है, तो भ्रमित हो जाते हैं वो। मुझे लगता है कि बहुत अधिक तारीफ़ लेखक की हत्या है एक तरह से। वो अपने को निखार नहीं पाता है कि अगर तारीफ़ के साथ थोड़ा सुझाव भी चाहिए, कटु आलोचना से फिर वो डर जाएगा, फिर वो नहीं लिख पाएगा। तो संतुलन रहे कि तारीफ़ भी हो और कमी पर भी बात की जाए, तो धीरे-धीरे वो एक अच्छा लेखक बन सकता है। लेकिन जल्दबाज़ी हो और आप में प्रैक्टिस ना हो लगातार काम करने की, बहुत ज़्यादा आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, जैसे कई बार क्या होता है, नहीं पढ़ना नहीं है सो दूसरे का प्रभाव आ जाएगा, तो जो है हम सीधा अपना लिखेंगे। तो मुझे लगता है नहीं, लेखक को पढ़ना भी ज़रूरी होता है कि हम जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, हम उतने मज़ते जाएँगे। धीरे-धीरे हमारा विकास होगा। और लेखन ऐसा नहीं है कि चलो साल भर में 10 कहानियाँ छप गईं तो हम बड़े लेखक हो गए। ये तो सतत यात्रा है कि लगातार ये चलेगी और किसी साल आपकी कहानी ज़्यादा आ सकती है, किसी साल कम भी आ सकती है, लेकिन प्रयास रहे कि थोड़ा बेहतर ही आए और परिश्रम तो खैर करना ही करना है। अब आते हैं थोड़ा राजनीतिक परिदृश्य पे। जी। क्या है कि अपने देश में जो राजनीति है वो कहीं न कहीं हमारे रचना कर्म को शुरू से प्रभावित करती रही है, आज से नहीं, आज़ादी से पहले से, और आज भी कर रही है। आज के दौर में बहुत सारे लेखक, बहुत सारे साहित्यकार सत्ता के पीछे भागने लग गए हैं और उसके इशारे पर लिखने लग गए हैं। ऐसे में जो हम बात करते हैं प्रतिरोध के साहित्य की, एक लेखक के सामने एक बड़ी चुनौती है कि ऐसे माहौल में कैसे वो प्रतिरोध के साहित्य को रचे और लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी वो बात पहुंचाए जो हकीकत, जो आज समाज की है, वो कहीं ना कहीं उसके सामने आए। वो तो आप भी कर रही हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन वो संदर्भ आपका जो है वो कहीं ना कहीं हमारे, आपके और सबकी ज़िंदगी से जुड़े हुए संदर्भ हैं सारे। लेकिन अगर हम सीधे सीधे सत्ता की खिलाफत या फिर वो दुख दर्द उठाना तो एक अलग चीज़ है, उसको दूर कैसे किया जाए, यानी जो एक लेखक का दायित्व हमेशा से रहा है कि उसका कोई ना कोई एक रास्ता निकलना चाहिए, वो रास्ता कैसे निकले, इस बारे में सोचा है कभी आपने? और मुझे लगता है कि वही लेखक जीवित रहते हैं जो निष्पक्ष होकर अपना काम करते हैं, सत्ता से न प्रभावित होते हैं न डरते हैं। जैसे हमें लिखना है अभी का समय, तो हम उस पे काम करेंगे। अगर आपको पुरस्कार का प्रलोभन है तो फिर आप थोड़ा सा दूसरे तरीके से सोचना शुरू करेंगे, लेकिन पुरस्कार आपको बहुत दिन तक नहीं याद रखता है, आपकी रचना याद होती है हमेशा से। और लेखक शुरू से ही
अगर आप लेते हैं शुरू से ही लेखक ऐसे होते आए हैं जो सत्ता के विरोध में भी गए। सत्ता का विरोध का मतलब ये नहीं है कि जो सरकार है हम उसका विरोध कर रहे हैं। हमें जहाँ कमी दिखाई दे रही है हम उस पर बात कर रहे हैं, हम उसको रोशनी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और हो सकता है कि हम शायद कोई समाधान दे सकें या ना भी दे सकें, लेकिन हम समस्या पर बात कर रहे हैं और वो संवेदना के साथ। बात तो मान लीजिए समाचार में भी होती है कि ये यहाँ पे घटित हुआ, लेकिन वो तरीका अंदर आदमी के भीतर नहीं जाता। जब साहित्य से बात आती है, कि जब किसान की बात आती है और जब हम उसके मार्मिक स्थिति को दिखाते हैं। अभी मेरी कहानी जो पिछले महीने जून हंस में छपी है, तो वो कहानी जब लिख रही थी तो कुछ मित्रों का कहना था कि ये समय के विरोध में आप जा रही हैं, क्योंकि आप इसमें मज़दूरों का जो रूप लेके आ रही हैं वो अभी तक बहुत कम देखा गया है साहित्य में। तो मैंने कहा कि बात सही है आपकी, लेकिन जो बदलाव आ चुका है हम उसे क्यों ना स्वीकारें। जो मैं भी देख रही हूँ, जो समझ रही हूँ, अगर मैं उस रूप में उसको नहीं लिख के 20 साल पहले की बात दोहराऊँ तो इसमें फिर यथार्थ क्या है मेरा। अभी जो मैं देख रही हूँ मजदूरों की स्थिति और छोटे छोटे किसानों की स्थिति, उन दोनों के बीच का जो टकराव है जो अभी है, मैं उसे लिखूँगी। तो मैंने लिखा। तो एक आध मित्रों का था कि मित्र कहे कि नहीं आप मज़दूर के विरोध में। मैंने कहा मैं मज़दूर के विरोध में नहीं हूँ, मैं किसान की बात कह रही हूँ। जो 2-4 बीघे वाले किसान हैं उनकी समस्या आप देखिए। और मैंने मज़दूरों की भी बात रखी। ऐसा नहीं है कि उनका कुछ मैंने नहीं रखा है। जो मेरी समझ में आया, जो मेरी क्षमता थी, उस हिसाब से मैंने उनके ऊपर भी बात की है। तो हमारा काम ही है कि जो हमने देखा उस सच को, अंधेरे के पीछे रोशनी के पीछे जो सच है, उस सच को हम परख कर, देख कर, उस चीख को जो दबा दी जाती है उसे हम उस रूप में सामने रखें कि जो भी देखे समझे उनके भीतर एक इंसानियत जो उनका है वो जगे। और वो एक बार सोचें कि हाँ ये समस्या है और हम तो इस तरह से देख नहीं पाए चीज़ों को। और अभी भी लिखा जा रहा है, बहुत अच्छा लिखा जा रहा है। मुझे लगता है जैसे अभी का जो वर्तमान साहित्य है, बढ़िया काम इस पे हो रहा है। बाकी तो शुरू से ही थोड़ा झुकाव है, थोड़ा विरोध है, तो चलता आ रहा है। चलते चलते एक आखिरी सवाल ये पूछेंगे कि भाई अब आपका जो अगला संग्रह आ रहा है, जो अगली कहानियाँ हैं उसमें किस तरह की कहानियाँ हैं और उस संग्रह को कब तक लोग पढ़ पाएंगे? अभी तो ये कहना मुश्किल है, क्योंकि प्रकाशक के हाथ में है तो कब तक आएगा। लेकिन मेरी कोशिश है कि आ जाए तो वो पाठक के पास पहुँचे। मतलब वो तैयार है ना आपकी तरफ से? मेरी तरफ से तैयार है, बाकी उनके हाथ में है वो कब तक करते हैं, क्या करते हैं। तो समय लग सकता है, लेकिन कोशिश यही है कि जैसे गुलाबी नदी और हेती को पसंद किया गया तो इस संग्रह को भी उस तरह से पसंद किया जाए। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको, और आप ऐसे ही लगातार लिखते रहिए और लोगों को कम से कम अच्छी अच्छी जो आपके अनुभव हैं और ज़िंदगी की सच्चाइयों को सामने लाते रहिए। हमारी बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ आए आप, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे भी बहुत अच्छा लगा।